ठीक है। सोल्यूट क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन में आपके दो कंपोनेंट्स हैं, एक को हम बोल रहे हैं सोल्यूट और दूसरे को हम क्या कह रहे हैं, सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन सा होगा, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सोल्यूट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो होगा आपका सॉल्वेंट। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्या, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, है ना, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एक्स से, ठीक है। मास फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ और पार्ट्स पर मिलियन, ये सारा हम डिस्कस कर चुके थे। और ये क्या है, हमारे मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, तो सारा हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे और आगे हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक अपना, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। किसके ऊपर बेसिस है, क्या बेसिस होगा इसका, टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन दी, जो हमारे सोल्यूट और सॉल्वेंट जो प्रेजेंट है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन स्टेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है उनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। तो हमारे पास में 9 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, 9 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ 9 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो सोल्यूट जो हमारा है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही सॉल्वेंट भी क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। बस दोनों कंपोनेंट में से जो लेस क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम सोल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। अब जो सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही पॉसिबल है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन, जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो 9 टाइप के हमारे पास में सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उसका एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो सोल्यूट जो है हमारा सॉलिड हो सकता है, तो हमारा सॉल्वेंट क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। एक केस हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट केस, जब हमारा सोल्यूट क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट एक बार हमने क्या लिया, सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार गैस। तो पहला जो सॉल्यूशन हमारा वो क्या है, सॉलिड इन सॉलिड, यानी सोल्यूट भी सॉलिड है आपका, सॉल्वेंट भी क्या है आपका, सॉलिड है, दोनों ही क्या है, सॉलिड। उस केस में हमें सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल बताना है, ठीक है। अगर सॉलिड और सॉलिड का जो मिक्सचर है वो कैसा हो आपका, होमोजीनियस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो इसका जो एग्जांपल है, आप जो एलॉयज पढ़ते हो, एलॉय है ना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, जो एलॉय जो बनता है, ठीक है, जैसे एलॉय में आप लोग पढ़ते हो, ब्रास है आपका, ब्रोंज है, वो सारे क्या एलॉय है। तो दोनों जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, दोनों ही क्या है उसके अंदर सॉलिड है आपके, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एलॉय जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी सॉल्यूशन है किसका, सॉलिड इन सॉलिड। यहाँ पे सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सोल्यूट भी क्या है आपका, सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड इन लिक्विड, यानी लिक्विड ज्यादा अमाउंट में है और सॉलिड क्या है, कम अमाउंट में, यानी सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का बहुत ही आसान, आप लोग डेली हम जो काम में लेते हैं, सोल्ट सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं ना, सोल्ट सॉल्यूशन, नमक को जब हम पानी में डालते हैं ना, तो वो जो सॉल्यूशन है वो किसका होगा, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड क्या है, वाटर होता है, सॉलिड क्या होता है, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर शुगर, जो आपका शुगर सॉल्यूशन जो होगा, है ना, वो भी किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सॉलिड इन गैस, यानी सॉलिड कम अमाउंट में प्रेजेंट है, गैस जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका कोई एग्जाम्पल। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्मोक। स्मोक जो है ना, उसमें कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर। स्मोक में क्या है, कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे गैस में, यानी एयर के अंदर, तो वो क्या हो गया आपका, सॉलिड इन गैस, तो वो क्या हो गया, स्मोक, ठीक है। स्मोक किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास में 3 टाइप के सॉल्यूशन हो गए, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस।
नेक्स्ट जो हम देखते हैं उस केस में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारा सोल्यूट क्या हो, लिक्विड हो, सॉल्वेंट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी सोल्यूट क्या हो हमारा, लिक्विड हो, और ये हमने क्या रखा, सॉल्वेंट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो पहला जो होगा वो होगा लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड कम अमाउंट में है, सॉलिड जो है आपका ज्यादा अमाउंट में है। इसका कोई एग्जांपल, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड बता सकते हो आप लोग? चलो, क्योंकि आपका ऑडियो नहीं है, नहीं आ रहा मेरे पास में, तो मैं ही बता के चलती हूँ। इसलिए देखो, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड कम अमाउंट में हो, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में हो। तो आपने कभी पढ़ा होगा अमलगम के बारे में, अमलगम। अमलगम क्या होता है, एलोय होता है किसका, मरकरी का, ठीक है। मरकरी और किसी मेटल का जो एलोय होगा, यानी जहां पे मरकरी किसी मेटल के साथ में प्रेजेंट हो, तो मरकरी का जो एलोय होगा उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम। तो अमलगम क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा मरकरी और किसी मेटल के साथ में, ठीक है। तो अमलगम जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि मरकरी हम बोल रहे हैं ना, मरकरी, मान लो आपके पास सोडियम अमलगम है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपके पास में, मरकरी और सोडियम। तो मरकरी कैसे होता है, लिक्विड, तो ये क्या हो गया आपका, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका, अमलगम। ऐसे है लिक्विड इन लिक्विड, यानी सोल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। तो इसका एग्जांपल अगर आप क्या करते हो, एल्कोहल इन वाटर, है ना, एल्कोहल को वाटर में मिक्स किया तो होमोजेनियस सॉल्यूशन बना। ये जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या हो गया, एल्कोहल इन वाटर। नेक्स्ट है लिक्विड इन गैस, यानी लिक्विड कम अमाउंट में प्रेजेंट है, गैस जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मॉइस्चर इन एयर, यानी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर इन एयर, क्या बोल सकते हो, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, जब वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, एयर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी ना। तो मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर जो है लिक्विड, एयर जो है आपका गैस, तो ये क्या हो गया, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। तो ये आपके हो गए नेक्स्ट 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो 6 टाइप के अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे इस केस में हमने क्या लिया, सोल्यूट को लिक्विड लिया, सॉल्वेंट हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारा सोल्यूट क्या हो, गैस हो, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसके एग्जांपल्स हमें देखने हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहला क्या है, गैस इन सॉलिड, सोल्यूट है गैस, सॉल्वेंट क्या है आपका, सॉलिड, गैस इन सॉलिड, यानी गैस हो कम अमाउंट में, सॉलिड हो ज्यादा अमाउंट में। इसका कोई एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल जब आप लोग पढ़ते हो एल्कीन का जो है, आप जब हम एल्कीन से एल्केन की फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन, तो उस केस में क्या होता है आपका, जो आपका आप कैटलिस्ट यूज करते हो, सॉलिड कैटलिस्ट यूज करते हो, प्लेटिनम या पैलाडियम, तो वहां पे क्या होता है कि प्लेटिनम और पैलाडियम जो आपका कैटलिस्ट है, सॉलिड जो कैटलिस्ट है, उसके सरफेस पे हाइड्रोजन गैस जो है एड्सॉर्ब होगी। तो ये जो स्टेट होगा, एड्सॉर्ब्ड हाइड्रोजन गैस ऑन सॉलिड सरफेस, यानी कैटलिस्ट सरफेस, तो वो जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन का। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब्ड ऑन, एड्सॉर्प्शन बोल रहे हैं, एड्सॉर्ब्ड, एड्सॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम और पैलाडियम सरफेस। तो ये क्या थे, कैटलिस्ट थे, सॉलिड थे, इसके ऊपर कौन एड्सॉर्ब हो रखा है, हाइड्रोजन गैस। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया आपका, गैस इन सॉलिड। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड, यानी सोल्यूट गैस है, सॉल्वेंट आपका क्या है, लिक्विड है। इसका कोई एग्जांपल, गैस इन लिक्विड। तो देखो आप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हमारी होती है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, उसके अंदर क्या है, CO2 गैस डिजोल्व होती है ना, तो गैस उसमें प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एक्सेस में, वहां पे क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, लिक्विड। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, जो डिजोल्व CO2 है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस इन लिक्विड का, यानी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट है गैस इन गैस, सबसे आसान एग्जाम्पल है, आप जहां बैठे हुए एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट हैं, और आपके देखो जो भी गैसेस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी की सारी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है ना, हमें दिख नहीं रहा ना कि ये नाइट्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो मिक्स हो रखी है, होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर दो कंपोनेंट, अगर दो गैसेस का मिक्सचर अगर आपके पास में हो, ठीक है, क्योंकि मैं बाइनरी की बात करी इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है, तो एयर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, गैस इन गैस सॉल्यूशन का। तो क्या हो गया इसका एग्जाम्पल,
एयर जो है, या फिर आप किसी को बोल सकते हो ऑक्सीजन मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, ठीक है, दो गैसेस का मिक्सचर, वो क्या होगा आपका गैस इन गैस सॉल्यूशन होगा। तो हमने कितने टाइप के पढ़ लिए, 9 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए ना, जिसके अंदर हमने पढ़ा जब सोल्यूट सॉलिड हो, फिर सोल्यूट लिक्विड हो, फिर सोल्यूट क्या हो आपका गैसियस हो, ठीक है, यानी सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, ये सारे कॉम्बिनेशन। तो कितने टाइप के सॉल्यूशन हो गए हमारे पास में, 9 टाइप के। अब जो सॉल्यूशन का टाइप है वो हम किसके ऊपर बेस्ड क्लासिफाई करते हैं, सॉल्वेंट के ऊपर बेस्ड, ठीक है। अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, ठीक है, अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सोल, ठीक है। अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है तो क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर वो लिक्विड है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हम सिंपल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो गैस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड है तो वो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन होगा, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, और अगर वो गैस है, सॉल्वेंट यानी जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर आपका सॉल्वेंट गैस है, सॉल्वेंट वही ना जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो अगर सॉल्वेंट गैस है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे, ठीक है। अगर आपका सॉल्वेंट जो है आप क्या लेके चल रहे हो, वाटर, तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्वासोल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका सॉल्वेंट एल्कोहल है तो वो एल्कोसोल हो जाएगा, ठीक है, यानी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट। तो ये हमारे क्या थे, 9 टाइप के सॉल्यूशन थे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारा रिलेटेड विद एक्टिविटी, फ्यूगेसिटी एंड केमिकल पोटेंशियल। तो नया टॉपिक है, वैसे आपने शायद 4th सेमेस्टर में गिब्स डुहैम इक्वेशन पढ़ी है, तो उसमें आपने एक्टिविटी और पार्शियल मोलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो मैं वापस से उसको करवा रही हूँ, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बाद अब तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, सॉल्यूशन पढ़ा हमने क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट सॉल्वेंट क्या है, किस तरह से कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ठीक है। और उसके बाद में हमने आज पढ़ लिया क्या, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल, देखो केमिकल पोटेंशियल जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, लेकिन केमिकल पोटेंशियल पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। अब ध्यान से सुनना, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज जो है ये किसके लिए डिफाइन होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए। किन प्रॉपर्टीज के लिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास में जो प्रॉपर्टीज है 2 टाइप से, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर, यानी जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करेंगी, विच डिपेंड्स ऑन। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ मैटर, जो आपका मैटर प्रेजेंट है उसकी अमाउंट पे डिपेंड करेंगी और नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। वो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी आपकी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे वॉल्यूम हो गया है ना, वॉल्यूम, अगर आपने क्या किया, जितना आप मास इंक्रीज करते जाओगे, जितनी आप अमाउंट इंक्रीज करते जाओगे, है ना, वो आपकी क्या होगी, वॉल्यूम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वॉल्यूम है क्या कि स्पेस, यानी कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वही क्या होगी, वॉल्यूम होगी ना। तो जितना आप अमाउंट को इंक्रीज करोगे तो स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, तो यानी क्या होगा, वहां से वॉल्यूम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वॉल्यूम जो है वो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है ना, तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो भी प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड करेंगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और पार्शियल मोलर क्वांटिटीज किसके लिए डिफाइंड है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। अब देखो क्या मतलब है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज का, तो इसको समझने के लिए देखो, मान लो मेरे पास कोई ओपन सिस्टम है, ठीक है, कोई भी एक ओपन सिस्टम लिया, ठीक है, ओपन सिस्टम है मेरे पास ये, इसमें क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, n1 n2 n3 अप टू सो ऑन ni। n1 n2 n3 1 2 3 क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। n1 जो है वो नंबर ऑफ मोल है फर्स्ट कंपोनेंट का, n2 जो है नंबर ऑफ मोल है सेकंड कंपोनेंट का,
N3 जो है नंबर ऑफ मोल है थर्ड कंपोनेंट का, इसी तरीके से कितने अपने पास में ith कंपोनेंट तक प्रेजेंट है, और ये सब उसके किसको डिनोट करें, नंबर ऑफ मोल्स को। अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो मेरे पास में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, दो। यानी अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूँ तो मेरे पास में दो कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, 1 और 2, जिसमें N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है फर्स्ट कंपोनेंट के, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है सेकेंड कंपोनेंट के। ये ओपन सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, किसी भी एक कंपोनेंट का एक मोल ऐड कर दूं, क्या बोल रही हूँ मैं, कि मैं किसी भी एक कंपोनेंट का, अगर मैं बाइनरी की बात करूँ सिर्फ, तो N1 N2 है, मान लो मैंने फर्स्ट कंपोनेंट का एक मोल बाहर से और ऐड कर दिया, जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें मैंने एक मोल N1 जो था, यानी एक मोल फर्स्ट कंपोनेंट का और ऐड कर दिया। जब मैं एक मोल ऐड करूंगी यानी मैंने अमाउंट चेंज कर दी ना, और अगर मैंने अमाउंट चेंज करी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, जो अमाउंट पे डिपेंड करेगी, यानी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो अब मैं इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि उस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मैं डिनोट कर रही हूँ किससे, कैपिटल एक्स से। जब मैंने इस कंपोनेंट का एक मोल ऐड किया तो इस प्रॉपर्टी में कितना चेंज हुआ, यानी करली एक्स, चेंज इन प्रॉपर्टी, चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स। कब, जब हमने क्या किया, फर्स्ट कंपोनेंट का एक मोल ऐड किया, यानी करली N1 क्या रखते हुए बाकी सारी चीजें कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, और इस फर्स्ट कंपोनेंट के अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट है उन सभी की कंपोजिशन, यहाँ मैंने दो ही कंपोनेंट अगर मैं ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, N2 को मैं क्या रखूंगी, कांस्टेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी में चेंज हुआ है किसकी वजह से, जब हमने बाहर से एक मोल ऐड किया, वो जो चेंज हुआ तो वो हमारा क्या है, पार्शियल मोलर क्वांटिटी है। तो यहाँ x क्या था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, इस प्रॉपर्टी में कितना चेंज हुआ, करली एक्स, कब, जब हमने एक मोल ऐड किया किसका, फर्स्ट कंपोनेंट का, तो यानी अपॉन करली N1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स। तो ये जो चेंज है वो क्या है, आपका पार्शियल मोलर क्वांटिटी है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उस प्रॉपर्टी के ऊपर बार लगा के। तो यानी क्या बन गया आपका ये x बार, ठीक है। अब देखो पार्शियल मोलर क्यों बोला, पार्शियल क्योंकि हम देखो चेंज ले रहे ना, कंप्लीट चेंज नहीं लिखा ना मैंने, पार्शियल लिखा ना, क्यों, क्योंकि हम बाकी सारी चीजों को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, सिर्फ इसी जो एक कंपोनेंट है उसका ही हमने कंपोजिशन चेंज किया ना। तो इस कंपोनेंट की कंपोजिशन चेंज करने पे इसमें कितना चेंज हुआ, वो पार्शियल हुआ ना, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। अगर मैं सबको चेंज करती तब जो टोटल चेंज होता तो मैं dx लिखती ना इसको। तो पार्शियल क्यों यूज किया, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं तो पार्शियल चेंज है यहाँ पे। मोलर क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, जब हमने एक मोल ऐड किया तब, और क्वांटिटी यानी किसके लिए हम यूज करें, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी एक्स, जब हमने एक मोल ऐड किया तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करती है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होगी, कितनी चेंज होगी वो हमें किससे मिलेगा, पार्शियल मोलर क्वांटिटी से। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बार लगा दोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अब ये एक्स बार क्या है आपका, पार्शियल मोलर क्वांटिटी। अब अगर वो वॉल्यूम है तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम होगा, फ्री एनर्जी है तो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होगा, ठीक है। फिर वहीं से हमारा टर्म आएगा केमिकल पोटेंशियल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल मोलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, ठीक है, पार्शियल मोलर क्वांटिटी का क्या मतलब है। तो समझ में आ गया कि जो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी होंगी जो डिपेंड करेंगी अमाउंट पे। हमने कोई ओपन सिस्टम लिया जिसमें दो कंपोनेंट थे, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट के नंबर ऑफ मोल्स है N1, सेकंड के नंबर ऑफ मोल्स है N2। हमने क्या किया, इस सिस्टम में बाहर से एक मोल ऐड किया फर्स्ट कंपोनेंट का। तो इस एक मोल ऐड करने पे उसकी जो प्रॉपर्टी थी, मान लो मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, तो एक मोल ऐड करने पे वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, करली V अपॉन करली N1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड N2, वो हमारा क्या होगा, पार्शियल मोलर वॉल्यूम होगा, यानी V बार होगा, ठीक है। तो ये है पार्शियल मोलर क्वांटिटी। अब हम डिफाइन करेंगे केमिकल पोटेंशियल को। तो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, क्योंकि ऑडियो आपका है नहीं मेरे पास में, तो आप एक बार कमेंट करके बताओ मुझे। अगर किसी को डाउट हो तो कुछ रिपीट करना हो तो बता दो, वरना फिर मैं आगे केमिकल पोटेंशियल बताती हूँ आप लोग को। फटाफट बताओ अगर किसी को डाउट है तो। क्लियर है फिर सबको?
चलो ठीक है, फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है अपना केमिकल पोटेंशियल, क्योंकि उसको डिफाइन करने के लिए मुझे ये बताना पड़ता, तो पहले मैंने इसको डिफाइन किया। अब हम देखते हैं केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। क्या है केमिकल पोटेंशियल आपका, पार्शियल मोलर, नोट कर लेना, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी। पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। क्या बोला मैंने, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, न्यू से। तो किसके इक्वल हो गया, देखो पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं, जी से, है ना। तो क्या हो जाएगा, करली जी पार्शियल मोलर, ठीक है, अपॉन करली एन आई। अब हम किसी भी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी ith कंपोनेंट है उसका जो केमिकल पोटेंशियल होगा, यानी म्यू आई इक्वल टू करली जी अपॉन करली एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स किसके, सभी कंपोनेंट के छोड़ के किसको, ith कंपोनेंट, यानी n1 n2 अप टू सो ऑन कितना nj। बस क्या नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारा j है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू आई, यानी आई को छोड़ के बाकी जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब की कंपोजिशन को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो ये जो हमारा है पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी हो गया ना, ये वाला क्या बोल रही थी मैं इसको अभी, पार्शियल मोलर क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को मैंने क्या लिख दिया जी, तो क्या हो गया पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल पोटेंशियल। तो अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, डिफाइन करना पड़े व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल, तो कैसे डिफाइन करेंगे, केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट in a solution is the increase in Gibbs free energy with the addition of 1 mole of that component in solution। ठीक है, कि भाई किसी भी कंपोनेंट का जो केमिकल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जब हमने उस कंपोनेंट का 1 मोल ऐड किया सॉल्यूशन में तो फ्री एनर्जी कितना इंक्रीज हुई, वही उसका क्या है, केमिकल पोटेंशियल है। तो आप लिख सकते हो केमिकल पोटेंशियल क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट in a solution is the increase in Gibbs free energy with the addition of 1 mole of that component in solution। रिपीट कर रही हूँ मैं, नोट कर लेना आप लोग, chemical potential of any component in a given solution is the increase in Gibbs free energy with the addition of 1 mole of that component in solution by keeping all other terms कांस्टेंट। और ऑल अदर टर्म्स में क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है और बाकी सभी कंपोनेंट्स का क्या है आपके पास में, कंपोजिशन, उन सबको क्या रखना है, हमें कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका केमिकल पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये है आपका क्या, केमिकल पोटेंशियल। तो डिफाइन कर सकते हो ना केमिकल पोटेंशियल को। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं कि फ्री एनर्जी जो है इंक्रीज, क्योंकि देखो जब आपके पास में कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसमें कितने कंपोनेंट है, मान लो 1 2 3 अप टू जे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर अगर हमने कोई भी ith कंपोनेंट है जिसका हमने 1 मोल इसमें ऐड किया, तो जब हमने इसका 1 मोल ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्री एनर्जी होगी सिस्टम की जो फ्री एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर, क्योंकि फ्री एनर्जी भी क्या है आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फ्री एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट पे डिपेंड करेगी। तो जब हम अमाउंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, फ्री एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, और वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कितना इंक्रीज हो रहा है इस 1 मोल ऐड करने पे, वो हमारा क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल होगा उस कंपोनेंट का। ठीक है, तो अगर हम जनरलाइज करें पार्शियल मोलर क्वांटिटी, अगर मैं लिखूं किसी के लिए भी, किसी भी सिस्टम के लिए, तो एक बार ध्यान से देखना, अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन के लिए कोई भी आपके पास में पार्शियल मोलर क्वांटिटी है उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, तो देखो मैंने क्या मान लिया, लेट x बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। x कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो फ्री एनर्जी भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, एंट्रोपी भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है,
लेट एक्स बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अमाउंट पे डिपेंड करेगी। तो एक्स जो है वो फंक्शन है किसका? टेम्परेचर का, प्रेशर का और किसका? कंपोजिशन का। और कंपोजिशन में अगर हम बाइनरी ले रहे हैं ना तो क्या हो जाएगा? N1 और N2। दो कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट के नंबर ऑफ मोल्स है N1, सेकंड के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है आपके पास में? N2। क्योंकि ओपन सिस्टम है इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर का भी इफेक्ट होगा। क्योंकि एक्सटेंसिव, अच्छा मैंने इंटेंसिव लिख दिया भाई, सॉरी, एक्सटेंसिव। लेट एक्स बी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सटेंसिव है तो किस पे डिपेंड करेगी? अमाउंट पे भी डिपेंड करेगी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ कंपोनेंट। अब हम देख रहे हैं कि कितना इस प्रॉपर्टी में चेंज होगा जब हम इन कंपोनेंट्स को चेंज करें। ठीक है, तो पहला केस में ले रही हूँ जब मैं टेम्परेचर को चेंज करूँ और बाकी सब चीजें क्या रखूँ? कांस्टेंट। तो अगर मैं टेम्परेचर को चेंज करती हूँ, बाकी सबको कांस्टेंट रखे, तो इस प्रॉपर्टी में जो चेंज होगा वो आपका क्या होगा? पार्शियल। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? पहले हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, फिर प्रेशर को, फिर N1 को, फिर N2 को। तो जो टोटल चेंज होगा वो क्या हो जाएगा आपका? dx। तो क्या आ गया? dx इज इक्वल टू, यहाँ से ध्यान से देखना, करली x बाई करली t, यानी चेंज इन प्रॉपर्टी x विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर N1 एंड N2। यानी सिर्फ टेम्परेचर को चेंज किया, बाकी सब कांस्टेंट है, तो इसमें चेंज कैसा हुआ? पार्शियल। तो उसको किससे डिनोट किया मैंने? करली x से। तो करली x बाई करली t एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कंपोजिशन। ठीक है, सेकेंड टाइम हमने क्या किया? प्रेशर को चेंज किया, बाकी सब कांस्टेंट, यानी करली x बाई करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर N1 एंड N2। क्लियर? प्लस करली x बाई करली N1, यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट बाई कीपिंग ऑल अदर प्रॉपर्टीज कांस्टेंट। तो करली x बाई करली N1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट, प्लस करली x बाई करली N2, यानी चेंज इन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट सेकंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, यानी N1। ठीक है, अब देखो इन सब का जो चेंज हुआ, पार्शियल चेंज था, सबका जब सम हुआ तो कंप्लीट चेंज अपने पास में क्या आ गया? dx। ठीक है, क्लियर है इतना? अब अगर हमारे पास में क्या हो? टेम्परेचर, अच्छा, करली x बाई करली t dt। ठीक है, करली x बाई करली t dp, चेंज देख रहे हैं ना हम, तो करली x बाई करली t dt प्लस करली x बाई करली p dp, करली x बाई करली n1 dn1 और करली x बाई करली n2 dn2। ठीक है, जिसको आप मैथमेटिक्स में शायद यूलर थ्योरम बोलते हैं, इसको यूलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो अगर हमारा, हमने ओपन सिस्टम की बात करी, अगर वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर को हम क्या कर दे? कांस्टेंट। क्यों कर रहे हैं हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट? क्योंकि हमें क्या करना है? पार्शियल मोलर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, हमें सिर्फ किस चीज का वेरिएशन देखना है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स का, अमाउंट का। हम क्या चाहते हैं? सिर्फ अमाउंट के साथ कितना वेरिएशन है वही देखना है ना हमें। तो हम क्या करेंगे कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर देंगे? कांस्टेंट, क्योंकि अगर ये दोनों कांस्टेंट होंगे तभी dt और dp की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और हमारा जो चेंज होगा प्रॉपर्टी में वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? कंपोजिशन की वजह से, यानी अमाउंट की वजह से, तभी हम उसको स्टडी करेंगे ना। तो हमने क्या माना कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो, तो dt और dp कितना हो जाएगा अपना? 0। dt और dp कितना हो गया? 0। तो क्या आ गया देखो? dx इज इक्वल टू ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म भी 0। तो क्या बचा अपने पास में? करली x बाई करली n1 dn1 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड n2 प्लस करली x बाई करली n2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर n1 इंटू dn2। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन बचा अपना फाइनल। और अभी जो है ये, अभी तो टाइम है, आप लोग फिर से कनेक्ट कर लेना जब एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा तब। ठीक है, उसी लिंक से एक बार करना, अगर नहीं हो तो फिर बताना मुझे। तो क्या है आपके पास में? dx इज इक्वल टू करली x बाई करली n1 dn1 प्लस करली x बाई करली n2 dn2, क्योंकि फर्स्ट दोनों टर्म्स क्या होगी? 0। चलो अब देखो dx इज इक्वल टू, अभी आज ही मैंने बताया, करली x अपॉन करली n1, क्या बताया था? पार्शियल मोलर क्वांटिटी
किसके नंबर ऑफ मोल चेंज करें हम, फर्स्ट कंपोनेंट के, तो ये क्या होगी, पार्शियल मोलर क्वांटिटी होगी ना, किसके लिए, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, यानी x1, और पार्शियल मोलर क्वांटिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बार से, यानी x1 बार इनटू dn1 प्लस करली x बाई करली n2, यानी चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो ये क्या होगा, पार्शियल मोलर क्वांटिटी होगा, यानी x2 बार इनटू क्या है आपके पास में dn2। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हमारा जो कंपोजिशन है, ये तो हमने कब देखा कि जब हमने